गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप का ही एक पार्ट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्लास का जो लिंक है इसको आप सब शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में आए। तो जैसा कि आप जानते हैं, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी ये लर्निंग ऐप अनअकैडमी का एक पार्ट है। तो वहां पर अनअकैडमी पर आपको स्पेशल क्लास मिलती है जो कि एकदम फ्री होती है। तो आप स्पेशल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास का टाइम है सुबह के 11 बजे, जो कि होती है भूगोल पेपर सेकंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और 12:30 PM पर वहां होगी मेरी क्लास आईसीटी, ये भी पेपर फर्स्ट की क्लास होगी। और 8:15 PM पर वहां क्लास का टाइम है ईवीएस मानव विकास और पर्यावरण। और प्लस क्लास का टाइम रहेगा बच्चों वहां पर मेरी पेपर फर्स्ट की क्लास रहेगी प्लस क्लास 6 PM। और आप जैसे कि जानते हैं, स्पेशल क्लास आप सब फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पेड कोर्स नहीं है ये। और जो प्लस क्लासेस होती है, प्लस क्लास होती है पेड कोर्स, इसके लिए लेना पड़ता है आपको बच्चों सब्सक्रिप्शन। तो आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तानी बी कोड का जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि केवल आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कोड यूज कर सकते हो। आप किसी भी कोर्स में कोड यूज करोगे तो आपको हर कोर्स के फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए फिर, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये क्लास आपकी 10:30 पर रेगुलर होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास, अनुसंधान अभिक्षमता। तो आप सब जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में आए। जो भी नए स्टूडेंट हैं सभी सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम से मिलेगा। आज की मैं क्लास में रिसर्च एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। तो आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आप आंसर देंगे। और जिसका भी क्वेश्चन गलत होगा उसका फिर आप सही आंसर याद करोगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको सिलेबस पर भी कमांड करनी है और क्वेश्चन भी फिर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 226, निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि का उदाहरण है। तो बताएं सभी स्टूडेंट आंसर। व्यवस्थित न्यादर्श, स्वदेश्य न्यादर्श, सुविधा न्यादर्श, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्यवस्थित न्यादर्श। सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि का उदाहरण है या व्यवस्थित न्यादर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक विधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा सरल यादृच्छिक विधि का उदाहरण नहीं है। 3 उदाहरण सरल यादृच्छिक विधि का उदाहरण है और इनमें से एक नहीं है। तो नहीं है वाला ऑप्शन आपको देखना है। तो 27 का आंसर है व्यवस्थित न्यादर्श, ये नहीं है। बाकी सरल यादृच्छिक न्यादर्श, स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यादर्श, ये सभी सरल यादृच्छिक न्यादर्श विधि के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से यादृच्छिक न्यादर्श विधि का एक प्रकार कौन सा है। यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रकार बताइए। पॉइंट 1, 2 चरण यादृच्छिक न्यादर्श, व्यवस्थित न्यादर्श, सुविधा न्यादर्श, स्वदेश्य न्यादर्श। तो इनमें से कौन सा यादृच्छिक न्यादर्श विधि का एक प्रकार है। तो आंसर है आपका ए, 2 चरण यादृच्छिक न्यादर्श। 2 चरण यादृच्छिक न्यादर्श बच्चों यादृच्छिक विधि का एक प्रकार है। विधि का प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यादर्श विधि का एक उदाहरण है।
आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हर सब्जेक्ट की एक भाषा होती है, सब सब्जेक्ट की भाषा पर कमांड करना है और अच्छे से आंसर करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक विधि का उदाहरण है? स्पीधा न्यायादर्श, स्थिरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, सरल यादृच्छिक, स्तवक न्यायादर्श। तो 29 का आंसर भी ए है। स्पीधा न्यायादर्श गैर यादृच्छिक विधि का उदाहरण है और ये सब यादृच्छिक विधि के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 30, स्थिरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, तो स्थिरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? जनसंख्या की हर इकाई की न्यायादर्श में चयन की समान संभावना है, भिन्न भिन्न श्रेणियों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों से त्वरित अनुक्रिया के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का आंसर आपका बी। स्थिरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि भिन्न भिन्न श्रेणियों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग श्रेणियों से अनुपातिक, कौन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है? किसके बारे में? सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन बताइए। कथन 1, दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय है सहसंबंध गुणांक। स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण दिशा को दर्शाने का एक सूचकांक। पॉइंट सी, इस संभावना का एक संकेत है कि एक प्रयोगात्मक निष्कर्ष दूसरे के द्वारा दोहराया जा सके। तो बच्चों सहसंबंध गुणांक वेरी इजी है, ये क्वेश्चन में ही क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है सहसंबंध गुणांक। तो इसका आंसर है क्या होगा? दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय है। ये कोई भी दो चर होंगे और उनके बीच कैसे संबंध है उनकी सीमा को दर्शाने का उपाय है सहसंबंध गुणांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसे आप क्या कहा जाता है? चीनी की गोली को यदि आप किसी व्यक्ति को एक दवा की तरह खिलाओगे तो आप इस प्रक्रिया को क्या कहोगे? प्लेसिबो प्रभाव, परिवर्तनशीलता, एक बाहरी कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रभाव कहा जाएगा प्लेसिबो प्रभाव। जब आप चीनी की गोली को एक दवा की तरह खिलाओगे तो ये क्या है? एक प्लेसिबो प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 33, क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का क्या अर्थ है? किसका? क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का अर्थ। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे और जो भी नहीं कर पा रहे वो सभी नोट करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का क्या अर्थ है बताइए? ग्राहकों के लिए एक विशेष अनुभाग का अध्ययन करना, किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान अभिकल्प, एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त ग्रहण करना, लंबी समय अवधि में दो या दो से अधिक चरों की तुलना करना। तो 33 का आंसर है सी, क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प। क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का अर्थ है एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अनुसंधान नैतिक नहीं माना जा सकता यदि कोई भी अनुसंधान नैतिक नहीं माना जा सकता यदि यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है, यह प्रतिवादी की गोपनीयता और
अनामिता सुनिश्चित नहीं करता, यह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता, यह बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। तो एक अनुसंधान नैतिक कब किस परिस्थिति में नहीं माना जाएगा? तो आंसर है बच्चों बी। एक अनुसंधान को नैतिक अनुसंधान नहीं मान सकते अगर ये किसी भी प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिता को सुनिश्चित नहीं करता, क्योंकि अनुसंधान की नैतिकता में किसी भी व्यक्ति की, अगर आपने अनुसंधान कार्य में कोई गुप्त बातों को लिया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको गोपनीयता को बनाए रखो। अगर गोपनीयता नहीं रहेगी तो फिर वो अनुसंधान नैतिक अनुसंधान नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, नैतिक अतिक्रमण का क्या अर्थ है? नैतिक अतिक्रमण का क्या अर्थ है? नैतिक सिद्धांतों को मानना, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना, नैतिकता को परिभाषित करना। तो बताएं 35 का आंसर। तो आंसर है बच्चों बी, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना नैतिक अतिक्रमण कहलाएगा। नैतिक सिद्धांतों को ना मानना ही नैतिक अतिक्रमण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है? कुछ भी चलता है, उद्देश्य की पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से नहीं जुड़ा हुआ? उपरोक्त सभी। कुछ भी चलता है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, ये स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़े हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अपहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? इनमें से कौन सी ऐसी अपहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब स्थिति, खराब विकास, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका डी, जो अनुसंधान प्रतिभागी है, जो व्यक्ति अनुसंधान कार्य करता है, उसको शारीरिक चोट भी लग सकती है, तनाव और चिंता में रह सकता है, और खराब विकास भी। ये सभी अनुसंधान प्रतिभागियों को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। ये अपहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? कौन सी अनुसंधान विधि की बात कर रही है? सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, गुप्त अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन। तो 38 का आंसर आपका सामग्री विश्लेषण। सामग्री विश्लेषण विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, सामग्री विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है? तो आंसर आपका प्रच्छन्न अवलोकन। प्रच्छन्न अवलोकन जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
240 निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ सकता है? जो अनुसंधान प्रतिभागी है किस किस का सामना करना पड़ सकता है? मनोवैज्ञानिक संकट, शारीरिक चोट, आत्मसम्मान की हानि। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी। तो अनुसंधान में प्रतिभागियों को मनोवैज्ञानिक संकट, शारीरिक चोट, आत्मसम्मान की हानि, इन सभी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 241, अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को, अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोई भी अनुसंधान है उसका निष्कर्ष और परिणाम को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? आंशिक प्रकाशन, डुप्लीकेट प्रकाशन, पूर्ण प्रकाशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या होगा? डुप्लीकेट प्रकाशन। यदि अनुसंधान का निष्कर्ष एक से अधिक जर्नल में छापा जाएगा तो वो है डुप्लीकेट प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छे से पढ़ोगे सभी। अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में, किसके बारे में? अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित गोपनीय रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है? अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत जो प्रदत्त है, व्यक्तिगत आंकड़ों को सुरक्षित गोपनीय रिकॉर्ड में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांत का अवलोकन करने के लिए, अनुसंधान की लागत की वसूली एक बड़े पैमाने पर हो इसलिए, अन्य शोधकर्ताओं से गोपनीयता रखने के लिए। तो 42 का आंसर है ए, अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए, क्योंकि अनुसंधान की नैतिकता का यही मतलब है व्यक्तिगत आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 43, परिणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है? परिणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है? यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी। तो 43 का आंसर है बच्चों डी, परिणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है? तो परिणात्मक अनुसंधान यह लोगों या स्थितियों के बीच क्या करेगा? मतभेद का वर्णन करेगा, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करेगा, और यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं मात्रात्मक शोधकर्ताओं की, किसकी? मात्रात्मक, जो संख्याओं का शोध करेंगे, संख्याओं के आधार पर सबसे ज्यादा व्यवस्था सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाहरी वैधता, आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता, आंतरिक वैधता। तो आप उसको कहोगे बाहरी वैधता। जो मात्रात्मक शोधकर्ता है वो सबसे ज्यादा व्यस्त रहेंगे सामान्यीकरण में, जिसको आप कहोगे बाहरी वैधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है? कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है? यादृच्छिक न्यायाधीश के बारे में निष्कर्ष, अनुसंधान में निष्कर्ष, जिस सीमा तक न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जनसंख्या सामान्यीकरण, आंसर आपका सी, जिस सीमा तक न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिस सीमा तक न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, क्या है वो? जनसंख्या सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 46, जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है,
जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। वो क्या है आपका जनसंख्या सामान्यीकरण, यादृच्छिक न्यायाधीश के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, पारिस्थितिकी सामान्यीकरण। तो आंसर आपका डी, पारिस्थितिकी सामान्यीकरण। जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थिति पर लागू किया जा सकता है वह है पारिस्थितिकी सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 47, अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? यह एक सामान्य विधि है जो कि शोधकर्ता द्वारा शोध को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है। यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है। यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो बताएं 47 का आंसर। तो अनुसंधान अभिकल्प, यह प्रदत्त, ये क्या है आंकड़े या प्रदत्त, और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। अनुसंधान अभिकल्प क्या है? जो प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है क्योंकि अनुसंधान के दौरान जब आप रिसर्च करोगे तो मूल्यों को स्वीकार करना क्यों आवश्यक है? यह हमें उन्हें समाप्त करने की अनुमति देता है। यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। कम से कम हम जानते हैं कि हमें क्या अनदेखा कर सकते हैं। यह दूसरों को हमारे मूल्य के व्यवहार करने के लिए मना सकता है। तो बताएं। तो आंसर आपका बी, यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। अनुसंधान के दौरान हमें निष्पक्ष और जो नैतिक बातें हैं उनका ध्यान रखकर हम अनुसंधान कार्य करेंगे। तो अनुसंधान जो होगा, रिसर्च होगा, एक तो वो भी वैलिड होगा, अच्छा होगा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। दूसरा, हम स्वयं के बारे में भी निष्कपट बनने की अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 49, जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है, जब किसी एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होती है, तो इसमें कैसा संबंध होगा? तो इसमें कैसा सहसंबंध गुणांक होगा बताइए। एक चर के मूल्य में वृद्धि होने से दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होगी, तो कैसा संबंध होगा? तो संबंध होगा सकारात्मक। किसी एक, जैसे कि मांग के बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा, तो कैसा संबंध हुआ? सकारात्मक सहसंबंध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 251, यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न कर सके। यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न कर सके जो मूल्यवान हो और जिन पर पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेकर आए, और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में लेकर आए। शोध प्रभाव, प्रशस्ति पत्र प्रभाव, आचार संहिता प्रभाव। तो आंसर आपका आचार संहिता प्रभाव। यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न कर सके जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रभाव में लेकर आए। वो क्या? आचार संहिता प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, शोधकर्ता केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहते हैं। शोधकर्ता केवल वही निष्कर्ष सामने लेकर आए जो वे चाहते हैं। शोधकर्ता पूर्वाग्रह, उदारता प्रभाव, प्रयोगकर्ता प्रभाव, महामंडल। तो 52 का आंसर है शोधकर्ता अगर वो ही निष्कर्ष सामने लेकर आएगा जो वो चाहता है, तो वो क्या हुआ? शोधकर्ता का पूर्वाग्रह है, ना कि वो एक अच्छा शोध होगा। जो आपने सोच लिया शोध के बारे में वही लिख दिया,
तो ये क्या हुआ, एक तरह से शोधकर्ता का पूर्वाग्रह है जो उसने पहले से सोच लिया, जो कि गलत होगा। और क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा SPSS का परीक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? SPSS का परीक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा प्रकार है? संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, पेपर। तो कार्यशाला, SPSS का परीक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कार्यशाला का आयोजन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन एक अकादमिक सभा में अनिवार्य है? इनमें से कौन एक अकादमिक सभा में अनिवार्य है? संवर्धन, संगोष्ठी, सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य है? तो अकादमिक सभा में संवर्धन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक है? सम्मेलन, संगोष्ठी, संवर्धन, पेपर। ग्रंथ सूची के अंत में, तो आंसर आपका पेपर। ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए क्या आवश्यक है? पेपर का होना आवश्यक है, क्योंकि ग्रंथ सूची के अंत में आप सूत्रों को उसमें उद्धृत करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना है? इनमें से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना है? सेमिनार, सिंपोजियम, वेब सेमिनार। वैसे वेरी इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल। वेब सेमिनार, वेब सम्मेलन में इंटरनेट का प्रयोग होगा। ये ऑनलाइन सम्मेलन होंगे तो उसमें आप इंटरनेट का प्रयोग ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है? इनमें से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है? आलेख, पेपर, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं सभी, पत्रिका में कौन प्रकाशित होता है? तो आंसर आपका सी, ए बी दोनों। पत्रिका में आप आलेख भी प्रकाशित कर सकते हो और पेपर लेखन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन इजी है, अच्छे से याद करोगे। एक शोधकर्ता ने एक ही जैसे डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 प्रयोगों का आयोजन किया। क्या किया? 3 प्रयोगों का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक में 100 प्रतिभागी थे। कितने? 100 प्रतिभागी थे। बजाय इसके कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति का वर्णन करेगा? प्रतिकृति, कार्य साधन, अवलोकन, मान्यकरण। देखो, जब कोई एक शोधकर्ता एक ही जैसे डिजाइन का उपयोग करे और 3 प्रयोग का आयोजन किया उसने, और हर प्रयोग में कितने? 100 प्रतिभागी थे। इसके बजाय कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग करता हो, अलग अलग प्रयोग किए 100 के पेयर लेकर, तो वो क्या हुआ? मान्यकरण। ये किसका उदाहरण है? ऐसी स्थिति के लिए आप शब्द यूज करोगे मान्यकरण, वैलिडेशन। तो ये थे आपकी आज की क्लास के क्वेश्चन। और आप जो भी नया स्टूडेंट है क्लास में, सभी क्लास को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब आप करोगे तो ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम से मिलेगा। और जैसे कि बात आप सभी जानते हैं, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी नाम है इस यूट्यूब चैनल पर, और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास का लिंक शेयर किया करो, ताकि सभी क्लास में आए, सभी का बेनिफिट हो। आप जानते ही हैं यूजीसी नेट एग्जाम एक अच्छे लेवल का एग्जाम है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स पड़ती है मेन सब्जेक्ट के टीचर को लेकर। और आप देखो, पूरी वाईफाई स्टडी की टीम आपको पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कराती है, पेपर सेकंड की भी, अपने अपने सब्जेक्ट में।
सभी नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेगुलर अनअकैडमी के साथ, वाईफाई स्टडी के साथ तैयारी करते रहिए। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप का ही पार्ट है वाईफाई स्टडी। तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको स्पेशल क्लास मिलेंगी जो कि फ्री होंगी, आपको उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं देनी है। तो आप स्पेशल क्लास से भी काफी बेनिफिट ले सकते हैं। और अनअकैडमी पर बेनिफिट ये भी है क्योंकि वहां पर जो टीचर्स का कंटेंट है पीडीएफ के रूप में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी पर बच्चे जो प्लस क्लासेस होती है, प्लस क्लास होती है पेड कोर्स, इसके लिए लेना पड़ता है आपको सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको, अगर आप तानीबी कोड का यूज करोगे तो इससे क्या होगा, सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और तानीबी कोड यूज केवल आप ऐसा नहीं है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए करोगे, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में तानीबी कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी पर आपको मेरी 11 बजे, सुबह के 11 बजे मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास मिलती है पेपर सेकंड भूगोल की। तो आप देखो, एक तो ये बात याद रखना, मंडे टू फ्राइडे की बात करें शेड्यूल, सैटरडे संडे को क्या होता है, क्लास का शेड्यूल जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी तरुणा भारद्वाज, TARUNA, तरुणा भारद्वाज नाम से आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हो, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए फिर, आप सभी के लिए थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा क्लास का लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी नए स्टूडेंट हैं। आप सभी के अच्छे भविष्य के लिए गुड लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जानते ही हो सभी, 7 PM पर भूगोल की क्लास होती है मेरी वाईफाई स्टडी पर, मंडे टू फ्राइडे। तो 7 PM पर भूगोल की क्लास में मिलते हैं जो भी भूगोल के स्टूडेंट्स हैं। अगेन सभी के लिए गुड लक।